हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट ईयर बीएससी का लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम पेपर नंबर 3 में पढ़ेंगे अनवरत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। टॉपिक का नाम है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब अभी तक के हम जितने भी लेक्चर पढ़े हैं, 2 लेक्चर, उसमें यही था कि एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न फील्ड के बल, वो सब हमने पढ़ा था। पर अब ये बिंदु आवेश क्या हो गया है? अनवरत आवेश वितरण का मतलब किसी पदार्थ के अंदर, जैसे कि कोई तार है या फिर कोई बेलन है, सिलेंडर है, के स्फीयर है मतलब गोला है कोई, उसके अंदर अगर अनवरत आवेश मतलब आवेशों का वितरण हो रहा है, तब हम विद्युत क्षेत्र का मान, बल का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो वो अनवरत आवेश वितरण की मदद से ज्ञात करेंगे। और यह क्रमशः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जिसको बोलते हैं हम रेखीय आवेश वितरण, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, उसके बाद सेकंड नंबर जो आता है वो है सतह। सतह मतलब सरफेस, सतह आवेश वितरण, जिसको बोलते हैं हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और नंबर 3 है हमारा आयतन, आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट्स, ये 3 प्रकार के होते हैं आवेशों का वितरण, जिसमें फर्स्ट नंबर है रेखीय आवेश वितरण, सेकंड है सतह आवेश वितरण और तीसरा है आयतन आवेश वितरण। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है? एक में क्या आएगा? एक विमीय मतलब कि 1 डायमेंशनल, एक विमीय। इसमें आता है 2 विमीय मतलब कि 2 डायमेंशनल। ठीक, और इसमें आता है 3 विमीय मतलब कि 3 डायमेंशनल, मतलब कि x, xy, xyz, ये तीनों आएंगे। इसमें जो पदार्थ आएंगे रेखीय आवेश वितरण में वो होंगे तार। यदि किसी वायर की बात करो, तार में अगर आवेश हो, बहुत सारा आवेश है, प्लस आवेश है, माइनस आवेश है, तो वो तार का वितरण जो होगा वो एक विमीय कहलाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें सतह आवेश वितरण की, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसमें आएंगे आयत, वर्ग और क्या क्या आएगा? पैरेललोग्राम के, समांतर चतुर्भुज, वो सब किस में आते हैं? तो इस तरह से आकृति वाले में। जैसे कि एक मैं बात करूं, किताब का एक पेज है, वो कितनी दिशा में है? तो वो 2 दिशा में है, एक्स और वाई। समझ में आया? तो ये 2 डायमेंशनल होते हैं। तो 2 डायमेंशनल आकृतियों के लिए सतह आवेश वितरण का यूज करते हैं। उसके बाद आयतन आवेश वितरण में क्या आता है? जैसे कि हम बात करें एक सॉलिड स्फीयर मतलब कि गोला, समझ में आया? सॉलिड स्फीयर को क्या बोलते हैं? एक गोला जो त्रिविमीय होता है। उसके बाद सॉलिड सिलेंडर, जिसको हम क्या बोलेंगे? ठोस बेलन। तो ये सब आकृतियां जो 3 डायमेंशनल होती है, घन, घनाभ, ये सब किस में आते हैं? आयतन आवेश वितरण में आएंगे। तो इन आकृतियों के अंदर, ये जैसी जैसी आकृतियां होगी उसके अंदर आवेश होगा, तो उनका वितरण किस तरह से होता है? तो उनके लिए नंबर 1 हम रेखीय में पढ़ेंगे। नंबर 1 जो है वो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, LCD सॉरी। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है रेखीय आवेश वितरण। ये रेखीय आवेश वितरण जो होता है वो कैसे होता है? तो सपोज एक कोई वायर है जो इस तरह से है, इसके अंदर धनावेश आवेशित है, और ये कैसा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब सम आवेशों का वितरण क्या हो रहा है? समान हो रहा है, समान आवेश वितरण है। इसमें क्या है? समान आवेश वितरण है। आवेशों का वितरण समान है सभी जगह पर, मतलब सभी लाइन पर पूरे में प्लस आवेश है। तो इसकी वजह से जो चार्ज होगा, एक चार्ज का मूल्य यहाँ पर हम देखेंगे, वो होगा कि लंबाई क्या हो जाएगी? L लंबाई पे Q आवेश होगा। क्या होगा? L लंबाई पे Q आवेश होगा, वो यहाँ पर होगा। तो इसके लिए एक हमें ज्ञात करना होता है, वो होता है रेखीय घनत्व।
रेखीय आवेश घनत्व। तो स्टूडेंट्स, रेखीय आवेश घनत्व का मतलब होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हम 11वीं और 12वीं में ऐसा पढ़ चुके हैं कि डेंसिटी मतलब घनत्व, मतलब क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा वॉल्यूम, मतलब कि द्रव्यमान बटा आयतन। तो ये चीज हमें पता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर द्रव्यमान किसका बता रहे हैं, तो आवेश ही द्रव्यमान है इसमें। ठीक, हम आवेश की बात कर रहे हैं, वही इसका द्रव्यमान है। और इसके जो लेंथ है वो कितनी है, एल है। रेखीय है तो एल आएगा, सतह है तो ए आएगा, ए का मतलब क्या होता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल आएगा, और आयतन है तो वी आएगा, वी मतलब। तो रेखीय आवेश घनत्व को हम बोलते हैं लेमड़ा। लेमड़ा बराबर क्या होता है, क्यू बटा एल। क्या होता है, क्यू बटा एल। तो यहाँ पर हमारा सूत्र हो गया रेखीय आवेश घनत्व लेमड़ा बराबर क्यू बटा एल, और इसका जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा हमारा, लेमड़ा का मात्रक क्या होगा, क्यू का मतलब होता है कूलम पर मीटर। तो कूलम पर मीटर इसका मात्रक हुआ, किसका, रेखीय आवेश घनत्व का, जो सिर्फ किस में आएगा, जो खाली एक वायर या किसी एक विमीय आकृति में आएगा, वन डायमेंशनल पदार्थ के अंदर ऐसा होता है। तो समझ में आ गया, ये रेखीय आवेश घनत्व। इसको हम अवकलित रूप में लिखेंगे, अवकलन के रूप में लिखेंगे। अब अवकलन के रूप में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, अवकलन रूप में मतलब छोटे से छोटी इकाई क्या होगी घनत्व की, तो डी लेमड़ा बराबर डी क्यू बाय डी एल। डी लेमड़ा बराबर क्या होगा, डी क्यू बाय डी एल। समझ में आया, तो ये भी एक सूत्र हो गया। हम यहाँ पर खाली इसकी बात करें ली लेमड़ा की, तो लेमड़ा बराबर क्यू बाई एल होता है, और डी लेमड़ा की बात करें तो डी क्यू बाई डी एल होता है। कभी कभी यहाँ पर ऐसा लिखते हैं कि लेमड़ा बराबर, कहीं पर ऐसा भी लिखा होगा लेमड़ा बराबर डी क्यू बाई डी एल, और इम्प्लाइज लेमड़ा डी एल बराबर डी क्यू, मतलब कि जो सूत्र होता है किसका, डी क्यू, मतलब कितना इसके अंदर आवेश है, छोटे से छोटा आवेश कितना है, तो लेमड़ा डी एल आवेश है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो समाकलन की विधि के अनुसार लेमड़ा डीएल का यदि हम समाकलन करते हैं एल के सापेक्ष, तो यहाँ पर डी क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेमड़ा एल क्या हो जाएगा, डीएल का समाकलन होता है एल और डी क्यू का होता है क्यू। तो क्यू बराबर लेमड़ा एल, ये हमारा समाकलन का है, जिसको बोलते हैं कुल आवेश। क्या बोलेंगे, कुल आवेश। तो रेखीय आवेश वितरण में हमें पता चला कि हमारे पास रेखीय आवेश घनत्व होना चाहिए, जिसका मूल्य होता है क्यू बाई एल। तो अब हम बात करेंगे बल की। जो विद्युत क्षेत्र में जो बल लग रहा था F बराबर हम क्या लिखते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या लिखते थे हम, Q, और यहाँ पर क्या आ जाएगा दूसरा डी क्यू बटा क्या हो जाएगा R²। समझ में आया। उसी तरह से डी क्यू का मतलब कहाँ होता है, डी क्यू का मतलब होता है लेमड़ा डी एल, तो यहाँ पर ना लेमड़ा डी एल लिख देंगे। तो ये हमारा सूत्र बल का हुआ। उसी तरह से विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर कुल विद्युत क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर इंटीग्रेशन, और यहाँ पर कैसा इंटीग्रेशन होगा, रैखिक, मतलब इंग्लिश में उसको बोलते हैं लाइन, लीनियर, लाइन भी बोलते हैं, लाइन और लीनियर, मतलब रेखीय क्या होगा, इसका समाकलन होगा। और रेखीय समाकलन में इसका मूल्य हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बाहर चला गया, अंदर क्या बचेगा लेमड़ा डी एल, क्योंकि एक क्यू जो होता है इसमें कम होता है, इसमें 2 क्यू होते हैं, इसलिए लेमड़ा डी एल बाय R²। तो ये इसका सूत्र हुआ, किसका, विद्युत क्षेत्र का सूत्र हुआ। अब बल का सूत्र भी इस तरह से हम बना सकते हैं, रेखीय आवेश करके इस तरह से बल का सूत्र बना सकते हैं। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया सूत्र। समझ में आया, मतलब कि विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या हुआ, लेमड़ा डी एल बाय R² रेखीय लाइन के लिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको रेखीय के बारे में पता चल गया होगा कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है और रेखीय आवेश वितरण कैसे होता है। तो इस तरह से अगर कोई एक लंबी रोड दी गई हो या लंबा वायर दिया गया, उसमें ऐसा बोले कि भाई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कि एक समान आवेश अगर उसमें है, अनवरत किया गया है, एक समान आवेश अनवरत किया गया है, तो उसके कारण से जो
और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, मतलब कि जो E आएगा वो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0, और रेखीय के लिए रेखिक लिखा है, और लेमड़ा dl/r², ये इसका सूत्र होगा, क्योंकि लेमड़ा dl मतलब क्या होता है, Q dq। तो यहाँ हम dq लिखने ही वाले थे, तो dq का मूल्य डायरेक्ट ही हमने रख दिया, लेमड़ा dl/r²। तो लेमड़ा किसके लिए है, तो वो रेखीय आवेश घनत्व के लिए है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें आता है सतह आवेश वितरण, जो सेकंड नंबर का, जिसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक, या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी इसमें। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें आएगा आवेश घनत्व कैसा होगा, तो सतह आवेश घनत्व, इसमें क्या आएगा, सतह आवेश घनत्व, जिसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्मा। ये जो सिंबल है जिसको बोलते हैं सिग्मा, और सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे Q/A। ए क्या है हमारा, क्षेत्रफल, क्या है ये, क्षेत्रफल। तो तब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तब इसका मात्रक हो जाएगा हमारा कूलम पर मीटर का स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मतलब पहले वाला था उसमें मीटर था, इसमें मीटर स्क्वायर है, कूलम पर मीटर स्क्वायर मात्रक हो गया इसका सतह आवेश घनत्व का। और यहाँ पर देखो एक चित्र बनाया है जो 2 डायमेंशनल चित्र है, जिसके अंदर सब एक समान आकार, समान आवेश वितरण किया गया है। उसमें से एक बॉक्स हमने निकाला, जिसको हम छोटे से छोटा बॉक्स मानेंगे, जिसका आवेश कितना है, dq है। तो इस पूरे बॉक्स का आवेश क्या होगा, Q होगा। मतलब सभी का आवेश Q, तो छोटे से छोटे पार्ट का आवेश क्या होता है, dq होता है, क्योंकि इसका हम समाकलन करेंगे तो पूरा आवेश निकलेगा, वो क्या होगा, Q होगा। तो उसी तरह से हम अब तो हमें समझ में आ गया है कि हमने पहले बल के बारे में लिखा था, अब हम आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, मतलब कि विद्युत क्षेत्र के बारे में लिखेंगे। तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो इस समय विद्युत क्षेत्र होगा हमारा E बराबर 1/4πε0 का एज इट इज। यहाँ पर हम लिखेंगे सतह, मतलब यहाँ पर आएगा सरफेस, क्या आएगा, सरफेस, बराबर। और स्टूडेंट एक और चीज बता दूं, लाइन इंटीग्रल, मतलब कि हमने रेखीय लिखा था, रेखीय का डबल, मतलब एक बार इंटीग्रेशन करो, दूसरी बार इंटीग्रेशन करो, तब क्या आता है, हमारा सरफेस आता है। समझ में आया, मतलब कि सतह आवेश वितरण, मतलब ये एक बार किया हुआ है, अगर सरफेस किया है और उसको लाइन में कन्वर्ट करना है तो उसको 2 बार करना पड़ेगा। समझ में आया, तो 1/4πε0, मतलब एक बार मैंने समाकलन किया तो वो लाइन का होगा, 2 बार समाकलन किया तो वो क्या होगा, सरफेस का होगा, 3 बार किया तो वो किसका होगा, वॉल्यूम का होगा। तो 1/4πε0 ये क्या हो गया हमारा इंटीग्रेशन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिग्मा डी, ए की जगह अगर एरिया ए लिया है तो डी ए, और कहीं कहीं जगह पर एरिया ए की जगह एस भी लेते हैं, तो डी एस की जगह, डी ए की जगह डी एस भी लिख सकते हैं, क्योंकि सरफेस के लिए एस लिखते हैं, एरिया के लिए ए लिखते हैं, दोनों एक ही चीज है। समझ में आया, किताब में डी एस लिखा है तो वो भी सही है, डी ए लिखा है वो भी सही है। डिवाइड बाय क्या आ जाएगा हमारा, जो हमने r² किया वो। तो ये एक सूत्र हुआ। अब स्टूडेंट्स आपको एक चीज बता देता हूँ इसमें, कि इस सूत्र को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/4πε0, 2 बार इंटीग्रेशन, कैसे 2 बार करोगे वही सतह कहलाएगा, और सिग्मा डी। अगर यहाँ पर सतह नहीं लिखा है तो उसको 2 बार ऐसे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये इसका सूत्र हुआ किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब कि विद्युत क्षेत्र का सूत्र हुआ, जो सतह आवेश वितरण बताता है। उसी तरह से नंबर 3 आता है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि आयतन आवेश वितरण। अब आयतन आवेश वितरण में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, 3 डायमेंशनल है, तो बॉक्स का मतलब एक घन बनाया हमने इस तरह से। इस घन के अंदर एक हमने सरफेस ले लिया, जिसको बोलते हैं dq, ds सरफेस है इसका, और dq क्या है, इसका चार्ज, बराबर। और वॉल्यूम के लिए हम क्या लिखते हैं, dv, क्या लिखते हैं, इसका छोटे से छोटा आयतन क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा। dq आयतन इसका dv, तो इसमें छोटे से छोटा चार्ज कितना हुआ, dq, और पूरे का चार्ज q, और पूरे का आयतन कितना होगा, v होगा।
तो इस तरह से हमने ये एक बॉक्स लिया है जिसको हम बता रहे हैं कि ये पूरा कैसा है, 3 डायमेंशनल है, कि 3 डायमेंशनल के लिए इस तरह से वितरण होता है। अब इसमें हमें एक पता है कि इसके अंदर आवेश जो है वो सभी जगह पर इस तरह से वितरित किया गया है। हम किसी एक बॉक्स का आवेश निकाले तो सभी का निकल सकता है। तो हम इसके बारे में लिखते हैं तो क्या आएगा, आयतन आवेश घनत्व। सबसे पहले आयतन आवेश घनत्व को हम लिखते हैं रो। क्या लिखते हैं इसको, रो। के रो का सिंबल इस तरह से होता है, पी किया होता है, उसको साइड में से घुमा दिया जाता है तो इसको बोलते हैं रो। और इसका सूत्र हो जाएगा Q बटा V। V का मतलब होता है आयतन, वॉल्यूम। ओके, V का मतलब होता है आयतन और वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब हमें इतना पता है कि ये रो बराबर ये होता है। ओके, और अगर मैं डी रो की बात करूं तो डी रो बराबर क्यू डी वी या डी क्यू बाई डी वी, ऐसा हम छोटे से छोटा घनत्व लिख सकते हैं। तो इसी तरह से इसमें भी पहले जैसे किया था, विद्युत क्षेत्र हम निकालेंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान E बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयतन, आयतन का मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन किसको बोलते हैं, वॉल्यूम समाकलन, मतलब आयतन समाकलन। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, रो डीवी बटा आर का स्क्वायर। ये सूत्र हमारा किसका हुआ, विद्युत क्षेत्र का सूत्र हुआ इस तरह से। उसी तरह से हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आयतन है मतलब 3 बार आएगा, 1 बार है तो रेखीय, 2 बार है तो सतह, और 3 बार है तो आयतन। तो यहाँ पर रो dV बाय आर स्क्वायर। ये भी कई किताबों में ये भी लिखा होता है, कई किताबों में ये लिखा होता है, जिसके नीचे ऐसा लिख देते हैं, मतलब समझ जाते हैं कि ये 3 बार ऐसा किया हुआ है। समझ में आया। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह से विद्युत क्षेत्र निकाला, उसी तरह से आप बल भी निकाल सकते हो। बल में खाली एक क्यू यहाँ पर आगे आ जाएगा, यहाँ पर क्यू ही आ जाएगा, बाकी सब फॉर्मूला सेम होगा। और डी रो निकालना है तो डी रो बराबर डी क्यू बाई डी टी हो जाता है, छोटे से छोटा घनत्व आयतन आवेश घनत्व डी क्यू बराबर डी रो बराबर डी क्यू बाई डी वी हो जाता है। तो इस तरह से हम आयतन आवेश घनत्व के बारे में पढ़ चुके। तो अब आपको समझ में आ गया आगे रेखीय सतह और आवेश और आयतन आवेश वितरण कैसे होता है, और इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। लिख दो। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का टॉपिक है हमारा विद्युत अभिवाह या फ्लक्स। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो। फ्लक्स का मीनिंग होता है फ्लो, मतलब कि प्रवाह। अब विद्युत क्षेत्र का अभिवाह का मतलब होता है प्रवाह। प्रवाह कैसे होता है, तो सबसे पहले विद्युत अभिवाह के बारे में जान लेते हैं। तो विद्युत अभिवाह क्या है कि यदि किसी सतह मतलब सरफेस से, यदि किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब कि विद्युत बल रेखाएं अगर यहाँ से गुजरती है, तो वो जितनी बल रेखाएं उस सरफेस से निकलेगी, उस सरफेस को क्या बोलेंगे, विद्युत अभिवाह बोलेंगे। उन बल रेखाओं के बारे में जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि उसको विद्युत अभिवाह कैसे। तो जैसे कि ये विद्युत बल रेखाएं है और ये एक समान जा रही है, एक समान विद्युत बल रेखाएं हैं इस तरह से, जिसको हम ई नाम दे देते हैं। विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत बल रेखा इस तरह से जा रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से जाएगी। तो क्या होगा, इसके अंदर यदि मैं किसी सरफेस को रख दूं, सरफेस को मतलब किसी एक आयत को रख दूं, तो स्टूडेंट्स एक चीज पता होनी चाहिए कि आयत का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। जो आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि क्षेत्रफल जो है वो एक सदिश राशि है और वो हमेशा क्या होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब कि हमेशा कोई भी सतह है उसके लंबवत होती है। जैसे कि ये बोर्ड है, इसका जो विद्युत क्षेत्र की दिशा वो क्या होगी, इस तरह से होगी, मतलब कि आगे की तरफ होगी या पीछे की तरफ होगी, मतलब इस सरफेस से क्या होगी, लंबवत होगी। समझ में आया। तो विद्युत क्षेत्र जो एरिया है मतलब क्षेत्रफल है वो भी क्या होगा, हमारा लंबवत। समझ में आया। तो इस तरह से मैं बात करूं तो इस तरह से बल रेखाएं जा रही है, तो इसमें जो ई है उसकी दिशा इस तरफ होगी। और उसी तरह से हम एक बात कर ले तो इसकी डीएस मतलब डीएस का मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की दिशा इस तरफ भी होगी और इस तरफ भी होगी।
अगर उल्टी जा रही है दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में है तो पॉजिटिव साइन आएगा, और विद्युत क्षेत्र की ऑपोजिट दिशा में है मतलब कि विपरीत दिशा में है तो यहाँ पर साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। समझ में आया। और एक कारण है, अगर हम ये दोनों सदिश राशियों का अदिश गुणनफल करें, जैसे कि विद्युत अभिभाव की परिभाषा क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इसकी परिभाषा के अनुसार विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी सतह पदार्थ को, मतलब सरफेस मटेरियल को, जैसे जिसका सरफेस एक मटेरियल को, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी मटेरियल का मतलब कि पदार्थ का से होने वाली गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाएं हैं कि वो वहां से गुजरेगी, यहाँ से, ओके, तो उन दोनों का कि विद्युत क्षेत्र एवं इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि विद्युत क्षेत्र एवं सरफेस मतलब कि वॉल्यूम, सॉरी सरफेस मतलब कि क्या, एरिया, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कि स्टूडेंट समझना है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक प्लस का जो सिंबल है वो होता है फाई, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा डी फाई क्या है, तो वो विद्युत अभिभाव है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर ई डॉट डी एस। इनके बीच क्या हो रहा है, इनके बीच का अदिश गुणनफल, ये दोनों सदिश राशियां है, उन दोनों के बीच का अदिश गुणनफल जो हमने 11वीं में पढ़ चुके हैं कि अदिश गुणनफल कैसे होता है, तो वो ये होता है, तो अदिश गुणनफल। अब हम ईडीएस जो सूत्र लगाएंगे तो डी फाई बराबर ई, और सदिश गुणनफल हट जाने की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो डी फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, इसका क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ। किसका, तो विद्युत अभिभाव इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हुआ। मतलब कि किसके गुणनफल के बराबर होता है, तो दो सदिश राशियां विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, विद्युत अभिभाव होता है। तो डी फाई बराबर ईडीएस कॉस थीटा। यहाँ पर शर्त क्या लगाएंगे हम कि सपोज इसके अनुसार शर्त नंबर 1, यदि थीटा का मान 0 है या 180 है तो क्या होगा। यदि थीटा का मान 0 है तो डी फाई इज इक्वल टू ईडीएस होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए। क्यों, कॉस थीटा कॉस 0 बराबर 1 होता है, और डी फाई बराबर माइनस ईडीएस कब होगा, जब थीटा बराबर 180 होगा। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि ये जो पैरेलल में कौन बन रहा है, समांतर में, वो 0 डिग्री है, और उसके सामने बन रहा है ई और डीएस के बीच का कोण जो बन रहा है वो कितना होगा, 180 होगा। इसकी वजह से ये माइनस आएगा सिंबल, तो ये महत्तम होगा, ये क्या होगा, न्यूनतम होगा, ये क्या होगा, महत्तम मतलब कि मैक्सिमम, और ये क्या होगा, न्यूनतम। और यदि ये जो सरफेस है उसके बीच का कोण, शर्त में सेकंड नंबर की शर्त क्या होगी, थीटा बराबर अगर π/2 मतलब कि 90 डिग्री है तो क्या होगा, कॉस 90 का मान 0 होता है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। मतलब कि जब तक ये समांतर दिशा में होंगे दोनों, जब तक ई और डी एस समांतर होंगे तब तक विद्युत अभिभाव का मान मिलेगा। जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, जैसे कि हमने इस तरह से हमने सरफेस बनाया और ऐसे हो गया, ये डी एस की दिशा और ये ई की दिशा, तो इस समय 90 का कोण बनेगा। उसी तरह से नीचे की तरफ डी एस जाएगा तो भी इस तरफ क्या बनेगा, 90 का कोण बनेगा। तो इस सिचुएशन में डी फाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तब हम कुल फ्लक्स लिखेंगे, कुल विद्युत अभिवाह। अभी तो हमने क्या लिखा था, अवकलन के रूप में लिखा था। अब कुल अभिवाह क्या हो जाएगा इसका, फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ये इसका सूत्र होगा। अब आप यहाँ पर ds की जगह जो हमने अनवरत आवेश वितरण में लिखा था वो भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर कोई सूत्र बदल जाएगा, तो डी फाई बराबर ई डॉट डी एस, वो अगले नियम में करेंगे हम। तो ये हमारा क्या हुआ, सूत्र हुआ किसका, एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसका समाकलन किया, पहले अवकलित रूप में लिखा था, डी फाई बराबर छोटे से छोटा फ्लक्स और ये कुल फ्लक्स इतना होता है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हम आगे यहाँ पर जो चित्र बना है वो एक और चित्र हम यहाँ पर बनाएंगे। यदि ऐसी स्थिति है, ये एक विद्युत बल रेखा है जो विद्युत क्षेत्र को बताती है।
और इसके अंदर यदि हम इस तरह से हमने एक चित्र बनाया है जिसमें क्या हो रहा है, 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है। ओके, तो इसमें हमारा जो होगा वो क्या होगा, इसमें सरफेस जो होगा वो यहाँ से कितना कोण बनाएगा, तो वो इस तरह से जाएगा क्योंकि इस तरफ की दिशा है अंदर की तरफ, तो इस तरह से जाएगा और ई इस तरफ जाएगा। तो ई और ये डी एस की वैल्यू और यहाँ पर कितना कोण बनेगा, थीटा। तो इस समय हमारा जो फ्लक्स होगा डी फाई वो कितना होगा, ई डी एस कॉस थीटा। तो इस तरह कॉस थीटा होगा। यदि थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री या कुछ भी दिया हुआ है तो यहाँ कॉस 60 हो जाएगा और जिसका मूल्य हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से विद्युत अभिवाह का मूल्य हम ज्ञात कर सकते हैं थीटा में। यदि हमें थीटा का मूल्य पता है, यदि ई और डी एस दोनों समांतर है तो एक ही दिशा में अगर समांतर है तो उसका मूल्य ईडीएस होगा, और यदि विपरीत दिशा में समांतर है तो उसका मूल्य माइनस ईडीएस होगा, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर मतलब कि लंबवत है तो ईडीएस का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब डी फाई भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि विद्युत अभिवाह कितना इंपॉर्टेंट है कि किसी विद्युत क्षेत्र में रखी हुई कोई वस्तु है जिसके अंदर से निकलने वाली बल रेखाएं जो है विद्युत बल रेखाएं कि उसकी जो आकृति का जो सतह है, जिसकी सरफेस है बराबर, वहां से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या किसके बराबर होती है, फ्लक्स के बराबर होती है। तो यही इसकी परिभाषा है, ई और डी एस का अदिश गुणनफल, ये फ्लक्स कहलाता है। हमारा अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है गाउस का नियम, मतलब गॉस लॉ। गाउस का नियम के अनुसार गाउस ये कहना चाहता है कि यदि किसी बंद आकृति मतलब बंद सरफेस, बंद सतह के अंदर से गुजरने वाला विद्युत अभिवाह मतलब विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वो किसके बराबर होता है, तो वो उसके कुल आवेश और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। जैसे कि हम यहाँ पर उसको सूत्र में लिखेंगे कि यदि कोई ऐसा एक बंद आकृति है, और ये नियम कब लागू होता है, जब कोई आकृति बंद हो, उसके अंदर अगर आवेश उपस्थित हो तभी ये लागू होता है। तो ये इसका केंद्र है, ये इसकी सरफेस है, हम इसको मान लेते हैं इसकी एक सतह है, सतह से निकलने वाला ds की क्या हुई, क्षेत्रफल हुआ, और यहीं से क्या हुई है, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या बता रही है, विद्युत क्षेत्र बता रही है जो इस तरह से जा रही है, और एक बंद सरफेस के अंदर क्या है, इसके अंदर एक आवेश है। अब ये तो पता है कि ये आवेश जो है वो बाहर की तरफ निकलता है कि, और पॉजिटिव जो नेगेटिव है माइनस है वो अंदर की तरफ जाता है, पर आवेश क्या होता है, बाहर से अंदर जा रहा है या अंदर से बाहर आ रहा है, मतलब जा तो वो कैसे रहा है, इस सरफेस से ऐसे ही गुजर रहा है, सरफेस से ही गुजर रहा है इस तरह से। और मैं तो किसी एक सरफेस को मान ले, एक सतह को हमने मान लिया कि ये ds है और ये है, इनके बीच का हमें रिलेशन पता है, वो क्या होता है डी फाई इज इक्वल टू क्या होता है ईडीएस। तो यहाँ पर लिखेंगे विद्युत अभिवाह मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत अभिवाह डी बाई बराबर ई डॉट डी एस होता है, क्या होता है डी एस। और दोनों इसके मध्य का कोण कितना बना रहे हैं, थीटा बराबर 0 डिग्री बना रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पर ई डी एस ही हो जाएगा, ये दोनों राशियाँ क्या हो जाएगी, ई डी एस हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, क्या करेंगे, समाकलन करने पर। अब जब हम इसका समाकलन करेंगे तो डी फाई का समाकलन इज इक्वल टू, ई तो बाहर रह जाएगा, यहाँ डी एस का समाकलन, वो भी कैसा, सतह वाला, कैसा हो जाएगा, समाकलन सतह वाला। तो डी फाई का क्या होता है, फाई समाकलन होता है, इसका मतलब ये विद्युत फ्लक्स हो गया, और ये ई का ई रह गया, और यहाँ पर क्या होगा सतह, और डी एस का एस होता है। जब हम जानते हैं कि ये एक गोला है कि गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन सतह में ds क्या है, तो ds गोले का क्षेत्रफल है, क्या है वो क्षेत्रफल है, सरफेस का मतलब क्या होता है क्षेत्रफल हो गया, सतह का मतलब क्षेत्रफल हो गया, तो क्षेत्रफल हो गया, तो ds बराबर कितना क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, क्या होता है इसका क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर हम मूल्य लिख देंगे इसका, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई
इंटू 4πr²। ये इसका क्या हुआ, सूत्र हुआ। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि ई बराबर, यहाँ पर हम जानते हैं ई बराबर क्या जानते हैं, 1/4πε0, और यहाँ पर आ जाएगा Q/r²। ये हम सूत्र जानते हैं, किसका है, ये विद्युत क्षेत्र का सूत्र है। तो इसीलिए फाई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0r², और यहाँ पर हम Q लिख दे, इंटू क्या आ जाएगा 4πr²। यहाँ पर r² से r² कट, 4π से 4π कट, तो फाई बराबर क्या हो गया, Q/ε0। तो हमें पता चल गया कि गाउस के नियम के अनुसार विद्युत विवाह जो है वो किसके बराबर होता है, Q आवेश बंद सरफेस में बंद सतह के आवेशों के योग बटा ε0 के अनुपात के बराबर होता है। तो ये इसका सूत्र हुआ। अब इसमें एक आवेश था, सिर्फ एक आवेश था, इसलिए हमने यहाँ पर Q लिखा। अब इसमें लिखेंगे कि यदि बंद सतह में n आवेश है, कितने हैं, n आवेश है, तो क्या हो जाएगा, बंद सतह में अगर n आवेश है तो यहाँ पर फाई इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस W2 कहाँ तक जाएगा, Qn बटा ε0, ये सूत्र हो जाएगा, जिसको हम कॉमन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, फाई बराबर सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n QI बटा ε0। मतलब कि सभी बंद सतह में उपस्थित सभी आवेशों का योग, बीजगणितीय योग, बंद सतह में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग, और इंटू क्या हो जाता है, 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बंद सतह में, गाउस का नियम क्या हो गया, बंद सतह में उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग एवं 1/ε0 के गुणनफल के बराबर विद्युत फ्लक्स होता है। मतलब कि बंद सतह की बात करें तभी गाउस का नियम आएगा, और इस बंद सतह को हम बोलते हैं, बंद सतह को हम नाम देंगे गाउसीय सतह। गाउसीय सतह जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गॉसियन सरफेस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गॉसियन